हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल। हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ साइंस चैप्टर 2 और आज का वीडियो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। तो फटाफट आप लोग अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक जो कि है वृद्धि और विकास। ठीक, वृद्धि, वृद्धि व विकास, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक। ठीक है, तो वृद्धि और विकास क्या है? तो सजीवों के शरीर में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि और विकास कहते हैं। आई बस में एकदम सिंपल सा डिफिनेशन वृद्धि और विकास का, जो कि हम आप लोगों के सामने अब लिखेंगे। क्या है वृद्धि और विकास? सजीवों के शरीर के आयतन और भार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को वृद्धि व विकास कहते हैं। ठीक है, ये है वृद्धि और विकास। मतलब जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? उनका वृद्धि हो रहा है। सजीवों के शरीर का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। और जैसे जैसे शरीर बढ़ता है तो उनके आयतन में परिवर्तन होता है, उनके भार में परिवर्तन होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सजीवों का विकास हो रहा है, सजीवों के शरीर की वृद्धि हो रही है। आई बात समझ में? तो वृद्धि और विकास क्या है? सजीवों के शरीर के आयतन और भार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि और विकास कहते हैं। तो हम लोगों का इस चैप्टर में जो पढ़ रहे थे, पौधों के भी बारे में पढ़ रहे थे और जंतुओं के भी बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी तरह से वृद्धि और विकास भी पौधों और जंतु दोनों में ही है। तो पौधों में वृद्धि और विकास जो है वो जीवन प्रयत्न होता रहता है। जब तक एक पौधा इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा तब तक उसके शरीर का वृद्धि और विकास होते रहेगा। लेकिन जंतुओं में यह वृद्धि और विकास एक निश्चित समय तक होता है और उसके बाद यह वृद्धि और विकास क्या होता है? रुक जाता है। एक समय तक वृद्धि और विकास होता है। ऐसा नहीं कि जंतु जो है जीवन प्रयत्न उनके शरीर का वृद्धि और विकास होते रहेगा। ठीक है, तो जंतुओं में कब तक वृद्धि और विकास होता है और पौधों में जो वृद्धि और विकास जीवन प्रयत्न होता है वो किस तरह से होता है, वो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं छोटी सी बात, लेकिन मोटी सी बात है। वृद्धि और विकास क्या है? तो ये तो डिफिनेशन लिख दिए, लेकिन पौधों में वृद्धि और विकास जीवन प्रयत्न जीवन भर होता रहता है। जीवन भर होता रहता है। लेकिन जंतुओं में वृद्धि और विकास एक निश्चित समय तक होता है। आई बात समझ में? एकदम आसान सा। मेरे को नहीं लग रहा है कि ये सब टफ है। ठीक, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अब पौधों के वृद्धि और विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? यहां पर लिख दे रहे हैं। पौधों में वृद्धि और विकास की अवस्था। तो पौधों में वृद्धि और विकास की अवस्था क्या क्या होगा? तो सबसे पहला होगा कोशिका विभाजन की अवस्था। पहला होगा क्या? 1 नंबर कोशिका विभाजन की
अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन की अवस्था में क्या होता है, तो कोशिका विभाजन की अवस्था में पौधे के कोशिका का विभाजन होता है, एकदम सिंपल। कोशिका विभाजन अवस्था में क्या होता है, पौधे के कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो फटाफट इस वीडियो का पिछला वाला वीडियो देखिए, सभी वीडियो में कोशिका विभाजन के बारे में बता चुके हैं एकदम डिटेल से, ठीक। कोशिका विभाजन की पौधे के कोशिका का विभाजन होता है। अच्छा, पौधे कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है ये जरा बताइए तो। हाँ बिल्कुल, 3 प्रकार के होते हैं कोशिका विभाजन। एक होता है एमाइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस और तीसरा होता है मियोसिस, ठीक है। जो एमाइटोसिस कोशिका विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। जो माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है वह उच्च श्रेणी की कोशिकाओं में होता है। और माइटोसिस कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है, पुत्री कोशिका क्रोमोसोम की संख्या। और मियोसिस कोशिका विभाजन जो है उसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के आधी हो जाती है, जो पुत्री कोशिका का जन्म होता है, ठीक है। फिलहाल ये सब तो हम लोग कोशिका विभाजन की अवस्था में पढ़ चुके हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है। फिलहाल आज हम लोग पढ़ रहे हैं वृद्धि और विकास। ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आप लोगों के सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो पौधे की वृद्धि और विकास की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें से सबसे पहला अवस्था क्या है, कोशिका विभाजन की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, पौधे की कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा। तो दूसरा अवस्था क्या है, दीर्घीकरण की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में जो पहली अवस्था में कोशिका का विभाजन हुआ था, दीर्घीकरण अवस्था में वही कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। कोशिका के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। किस अवस्था में, दीर्घीकरण की अवस्था में। दीर्घीकरण की अवस्था में कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। लिख रहे हैं यहां पर, इस अवस्था में, इस अवस्था में कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ठीक। और पौधों में वृद्धि और विकास की जो अंतिम अवस्था है वह है कोशिका विभेदन की अवस्था। जो अंतिम अवस्था है वह क्या है, कोशिका विभेदन की अवस्था। कोशिका विभेदन की अवस्था मतलब इस अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में जो कोशिका का आकार जो पहले बढ़ा था, अब इस अवस्था में क्या होता है, नए ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। इस अवस्था में क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है तथा ऊतक तंत्र का निर्माण होता है, ऊतक तंत्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है। किस अवस्था में, कोशिका विभेदन की अवस्था में। आई बात, ऊतक क्या है ये क्लास 9 का टॉपिक है, ऊतक तंत्र क्या है ये क्लास 9 का टॉपिक है, ठीक है। कोशिकाओं का समूह मिलकर किसका निर्माण करता है, ऊतक का निर्माण करता है। और बहुत सारे ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये ऊतक और ऊतक तंत्र का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो वह है कोशिका विभेदन की अवस्था। आई बात समझ में, ठीक। फटाफट इसको आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी करिए, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे। इसके बाद है, तो पौधों की वृद्धि और विकास की अवस्था को पढ़ ली है। इसके बाद है जंतुओं के वृद्धि और विकास की अवस्था, ठीक। यहां पर लिख रहे हैं अवस्था। तो जंतुओं की वृद्धि और विकास की अवस्था क्या है, तो जंतुओं की वृद्धि और विकास की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती है, ठीक है।
इनकी वृद्धि और विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं। और वो 5 अवस्था क्या है? पहला अवस्था है शैशव अवस्था। पहला अवस्था क्या है? शैशव अवस्था यानी कि शिशु अवस्था। शिशु अवस्था। तो जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था या फिर शिशु अवस्था बोलते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। तो शिशु या शैशव अवस्था की अवधि कब से कब तक है? जन्म से 6 वर्ष की अवस्था। अब कोई शिशु शैशव अवस्था में है, यदि कोई प्राणी, यदि कोई जंतु शैशव अवस्था में है, मनुष्य, ये जंतुओं में मतलब क्या? मनुष्यों का बात किया जा रहा है, मनुष्य की वृद्धि और विकास। ठीक है, अपने सिलेबस में मनुष्यों क्या है? मनुष्य की वृद्धि व विकास की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में आयतन और आकार में वृद्धि होती है। आयतन और आकार में वृद्धि होती है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में क्या होता है? आयतन और आकार में वृद्धि होती है। इस अवस्था में ही जो छोटे बच्चे होते हैं वो चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। ठीक है, चलना बोलना सीखते हैं। किस अवस्था में? इस शैशव अवस्था में। इस अवस्था में ही बच्चों का दांत वगैरह निकलता है। दांत निकलता है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में ही। आई बात समझ में? इस अवस्था में ही बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बच्चों में क्या होती है? दोहराना, मतलब किसी भी बात को दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? प्रवृत्ति होती है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। यानी कि अगर किसी बच्चे को कोई भी एक छोटा सा अगर बात बोल दिया जाएगा तो वो बच्चा जो है इस शैशव अवस्था में अगर वो रहेगा तो वो उसी बात को बार बार रिपीट करते रहेगा, जिससे ये बात क्या होगा? उसको फटाफट लर्न हो जाता है शैशव अवस्था में। इसीलिए बच्चों को वो छोटे से मतलब अवस्था में ही उन लोगों का वो जो अक्षर ज्ञान जो है इस अवस्था में उन लोगों को अच्छे से करवा देना चाहिए, ताकि इस अवस्था में उन लोगों को किसी भी बात को जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं, अच्छे से वो लोग याद कर लेते हैं। ठीक, तो ये हुआ शैशव अवस्था के बारे में। इसके बाद बात करते हैं, शैशव अवस्था के बाद होता है बाल्य अवस्था। दूसरा अवस्था क्या है? तो दूसरा अवस्था है बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था में क्या होता है? बाल्य अवस्था में क्या होता है, या फिर कब से कब तक की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं? ठीक है, तो 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को, उम्र को, वर्ष को क्या कहते हैं? 6 से लेकर, यहाँ पर लिख रहे हैं 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक को बाल्य अवस्था कहते हैं। बाल्य अवस्था कहते हैं। कब से कब तक को बाल्य अवस्था कहते हैं? 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक को बाल्य अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है? 6 से लेकर 12 तक की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है? एसटीएच हार्मोन जो होता है उसका स्राव अधिक होता है। एसटीएच हार्मोन क्या होता है? एसटीएच हार्मोन यानी कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इसका फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं। एसटीएच हार्मोन यानी कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कैसी हार्मोन है? यह एक ग्रोथ हार्मोन, GROTH ग्रोथ हार्मोन है। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कैसा है? ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, यानी कि इसको GT
जीएच हार्मोन भी कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का स्त्राव अधिक होता है, और क्या होगा यदि ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव यदि इस अवस्था में, बाल्य अवस्था में अधिक होगा तो, अगर बाल्य अवस्था में ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव यदि अधिक होगा तो क्या होगा, बच्चों की वृद्धि जो है, लंबाई जो है वो बहुत जल्दी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि बाल्य अवस्था में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव अधिक होता है, बच्चों की लंबाई अधिक बढ़ती है। आई बात समझ में ना, किस अवस्था में, बाल्य अवस्था में। और इसी के साथ साथ बाल्य अवस्था में बच्चों के अंदर तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, बाल्य अवस्था में क्या होता है, तर्क शक्ति, तर्क करने की शक्ति ज़्यादा होती है। शिशु अवस्था में तो हम लोग कोई भी बात को बोलेंगे तो बच्चा वही बात को बार बार दोहराते रहेगा, लेकिन बाल्य अवस्था में ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के अंदर चिंतन से तर्क करने की शक्ति ज़्यादा होती है, चिंतन शक्ति बढ़ जाती है, चिंतन शक्ति क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि किसी भी बात को बच्चा जो है सोच समझ कर बोलेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा। इसी कारण क्या होता है, उन लोगों में तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है, वो जल्दी से उस बात के लिए राजी नहीं होते, वे पहले आर्गुमेंट करते हैं कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था में क्या है, शैशव अवस्था में अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर हम बोलेंगे कि दिन रात है तो बच्चे जो है दिन को रात ही बोलेंगे, लेकिन बाल्य अवस्था में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे लोग पूछेंगे कि दिन रात है तो रात क्यों है। आई बात समझ में ना, तर्क शक्ति बाल्य अवस्था में अधिक होती है। अब हम लोग आते हैं बाल्य अवस्था के बाद की अवस्था, तो इसके बाद है किशोर अवस्था। ठीक, किशोर अवस्था, तो कब बोलेंगे कि कोई मनुष्य जो है किशोर अवस्था में है, तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। कब से कब तक कहते हैं, 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। अब क्या होता है किशोर अवस्था में, तो इस अवस्था में भी एसटीएच हार्मोन का स्त्राव अधिक होता है, और एसटीएच हार्मोन के स्त्राव अधिक होने से क्या होता है, शरीर के हर एक अंग की वृद्धि अच्छे से होती है, जिसके कारण शरीर के प्रत्येक अंग की वृद्धि, प्रत्येक अंग की वृद्धि अच्छे से होती है, अच्छे से होती है। इस अवस्था में ही, किशोर अवस्था में ही पुरुषों में एक हार्मोन का स्त्राव होना आरंभ होता है। उस हार्मोन को बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, हाँ, इस अवस्था में हाँ, पुरुषों में प्रोजेस्टेरॉन नहीं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन। क्या होगा, टेस्टोस। इस अवस्था में पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का
स्त्राव तथा महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन या एक और हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव आरंभ हो जाता है। स्त्राव आरंभ हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये स्त्रावित होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के कारण। ठीक है, जीटीएच जो इन दोनों जो हार्मोन है इसका नियंत्रण जीटीएच हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक जीटीएच हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। आई बात समझ में ना? ठीक, नियंत्रण करता है। तो ये सब का हार्मोन का स्त्राव होता है किस अवस्था में? किशोर अवस्था में ही। जिसके कारण क्या होता है पुरुषों, अगर पुरुषों का बात करेंगे तो ठीक है, किसका बात करेंगे? पुरुषों का। जिसके कारण क्या होता है? हाँ, जिसके कारण ये पुरुषों की आवाज जो है वो भारी हो जाता है। पुरुषों का बात करें पहले, ठीक है। जिसके कारण पुरुषों की आवाज भारी मोटा हो जाता है। जो पहले आवाज पतला रहता है वो किशोर अवस्था के बाद, मतलब किशोर अवस्था में उनका आवाज क्या हो जाता है? मोटा, कुछ इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से आवाज हो जाता है। ठीक, इसके साथ साथ गुप्तांगों में बाल आता है। गुप्त अंगों में बाल आ जाता है। ठीक है, प्रजनन अंग का विकास होना आरंभ होने लगता है। प्रजनन अंग का विकास होना आरंभ होने लगता है। विकास होना आरंभ होने लगता है। लेकिन अगर बात करेंगे महिलाओं में तो क्या होता है? तो महिलाओं की आवाज पतली हो जाती है, मीठी हो जाती है। महिलाओं की आवाज़ क्या होती है? मीठी हो जाती है। चाहे कैसी भी महिला होगी उसके किशोर अवस्था में आवाज़ जो है, किशोर अवस्था से आवाज़ जो है कैसा हो जाएगा? मीठा लगने लगेगा। ठीक है, फिर है मेंसुरेशन साइकिल। इस अवस्था में क्या होता है? मेंसुरेशन साइकिल आरंभ हो जाता है। अभी मेंसुरेशन साइकिल क्या है? पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स जो है वो किस अवस्था में? किशोर अवस्था में ही आरंभ हो जाता है महिलाओं में। इसके बाद है गुप्तांगों में बाल आते हैं। गुप्त अंगों में बाल आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ किशोर अवस्था। आई बात समझ में? तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था कहते हैं इस अवस्था में एसटीएच हार्मोन का स्त्राव अधिक होता है, जिससे शरीर के प्रत्येक अंग की वृद्धि बहुत ही अच्छे से होती है। ठीक, इस अवस्था में क्या होता है? जिसके कारण शरीर के प्रत्येक अंग की वृद्धि अच्छे से होती है। इस अवस्था में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होना आरंभ हो जाता है।
तथा महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तथा या नहीं तथा, महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होना आरंभ हो जाता है। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में ही। और ये हार्मोन का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो वो है GTH हार्मोन, ठीक है, GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है, ठीक। और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, जितने भी हार्मोन हैं वे शरीर के अन्य हार्मोनों का निर्माण करते हैं, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो किशोर अवस्था में स्रावित होता है, जिसके कारण क्या होता है? अब ये इतना सारा हार्मोन का स्राव हो रहा है किशोर अवस्था में, जिसके कारण क्या हो रहा है? तो पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव होने के कारण पुरुषों की आवाज़ मोटी हो जाती है, ठीक। गुप्त अंगों में बाल आ जाता है, प्रजनन अंग का विकास होना आरंभ हो जाता है। लेकिन महिलाओं में क्या होती है? महिलाओं की आवाज़ पतली हो जाती है। क्या होती है? पतली हो जाती है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल आरंभ हो जाता है, गुप्त अंगों में बाल आते हैं और इनके भी प्रजनन अंग का विकास होना आरंभ हो जाता है। प्रजनन अंग का विकास होना आरंभ हो जाता है। आई बात समझ में? हो गया हम लोगों का किशोर अवस्था। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को। इसके बाद है वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था, तो वयस्क अवस्था कब से कब तक की अवस्था को वयस्क अवस्था कहते हैं? तो 18 से लेकर 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था को वयस्क अवस्था कहते हैं। वयस्क अवस्था कहते हैं। और क्या होता है इस अवस्था में? इस अवस्था में प्रजनन अंगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। इस अवस्था में अवस्था में प्रजनन अंगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। विकास हो जाता है किस अवस्था में? वयस्क अवस्था में, ठीक। और 25 वर्ष के अवधि के बाद, 25 वर्ष के बाद शरीर की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। उसके बाद शरीर का वृद्धि कहने का मतलब शरीर बढ़ना खत्म हो जाता है। मतलब बढ़ने का जो मैक्सिमम लिमिट होता है कि इतना समय तक शरीर की लंबाई बढ़ सकती है, वो होती है 25 के बाद उसके बाद लंबाई जो है वो नहीं बढ़ेगी। आई बात समझ में ना? ठीक है। 25 वर्ष के बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद अंतिम अवस्था है जिसका नाम है बुढ़ापा। ठीक है। तो कब बोलेंगे कि किसी मनुष्य का बुढ़ापा आरंभ हो गया है? ठीक। तो यदि किसी मनुष्य का 45 वर्ष हो गया है तो 45 वर्ष के बाद जो है वो बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। 45 वर्ष के बाद 45 वर्ष के बाद बुढ़ापा आरंभ हो जाता है। तो क्या होता है बुढ़ापा में? विशेषकर भजन कीर्तन बूढ़े लोग ही ना करते हैं ऐसा।
तो 45 वर्ष के बाद बुढ़ापा आराम हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक, मतलब उसके बाद जो है इंसान के मतलब मनुष्य जो है प्रजनन नहीं कर सकते हैं। आई बात, रिप्रोडक्शन खत्म। इस अवस्था के बाद इस अवस्था में प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, अच्छा, कैसे प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है? चौक मेरा। प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, कैसे खत्म होती है? तो महिलाओं का अगर बात करेंगे, महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन साइकिल, महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल यदि रुक जाएगा तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल यदि रुक जाएगा तो अंड का निर्माण नहीं होगा। क्या होगा? अंड का निर्माण नहीं होगा। प्रजनन के लिए यह अंड ही महत्वपूर्ण होता है, और यदि अंड का निर्माण ही नहीं होगा तो क्या प्रजनन हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। महिलाओं के प्रत्येक मंथ में एक अंड का निर्माण होता है, प्रत्येक मंथ में, और प्रत्येक मंथ में जब अंड का निर्माण होता है, जिस समय अंड का निर्माण होता है उसी समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। ठीक, यानी कि अंड का निर्माण मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ही होता है, और 45 के बाद यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही बंद हो जाता है, साइकिल ही बंद हो जाती है, तो अंड का निर्माण तो होगा ही नहीं। ठीक, तो ये तो बात हुआ महिलाओं का। अगर पुरुषों का बात करेंगे तो पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन जो है वो बंद हो जाता है। पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण होना बंद हो जाता है, देखिए शुक्राणु का निर्माण जो है बुढ़ापा के पहले बहुत, मतलब लाखों संख्या में, एक बार में लाखों की संख्या में शुक्राणु का निर्माण हो सकता है, लेकिन महिलाओं में प्रत्येक मंथ में केवल एक ही अंडे का निर्माण होता है, और लाखों की संख्या में शुक्राणु का जब निर्माण होता है तो सारे शुक्राणु जो है वो अपने आप पे रेस करते हैं। आप लोग 3 इडियट देखे ही होंगे, ठीक है, और रेस कर जो शुक्राणु जाकर अंड के साथ मिलता है तभी एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। आई बात समझ में ना? तो ये होता है बुढ़ापा में। ठीक, खत्म, बुढ़ापा खत्म, चैप्टर खत्म। अब आप लोगों का काम है बस बस इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए। पूरा टॉपिक, हर एक टॉपिक मैंने करवाया है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े। ठीक ना? ठीक, तो अब से आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।